बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ओरिएंटेशन एट द स्टार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेशन का मकसद ये है कि आपने अपना जो ट्रेनिंग का पीरियड है सीए फार्म में, किसी भी सीए फार्म में, वो कैसे स्पेंड करना है। लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके जी, आपको भी स्क्रीन नजर आ रही है मेरे सामने? ओके जी। अच्छा, सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन आपके आगे रखता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइनिंग अ सीए फर्म। ये आपके सामने क्वेश्चन है, काइंडली मुझे इसका अगर आप लोग जवाब दें तो बेहतर होगा। कौन जवाब देगा? सब लोग दें बारी बारी। जी, मिस अमरीन आपसे स्टार्ट करते हैं। Sir, I guess to have a more exposure or a good exposure towards every industry. फॉर अ मोर Exposure, a फॉर एवरी good इंडस्ट्री। exposure towards every industry, most ओके, probably, ठीक instead है, of a specific one. ठीक है, ओके। नेक्स्ट मोहम्मद अबू बकर, आप बताइए। सर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हम्म, पार्टनरशिप में आने के ठीक बाद। है जी। साद बिन सिराज जी, आप बताइए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अच्छा, आपने अब अपनी अपनी राय दे दी। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्री में भी आर्टिकल्स हो रही है। इंडस्ट्री आर्टिकल्स की ऑप्शन भी आपके पास पहले नहीं थी, जिस तरह एसीसीए और आईसीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के पास है, बट आईकैप स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन नहीं थी, बट अब अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन जो है, अगर अवेलेबल है तो फर्म क्यों आप ज्वाइन करेंगे, सीए फर्म क्यों ज्वाइन करेंगे? आपने अपनी राय दे दी है। अब इसका हम इसकी जवाब की तरफ आते हैं। ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं। मैंने अभी पहले आपको मैंने पेपर आउट भी कर दिया था इस सवाल का जवाब, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसका जवाब। कि फर्म ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। प्रोफेशन, मैं यहाँ पे एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा। एकेडमिक्स सिलेबस क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ना ही मेरी एक्सपर्टीज है। तो वो उसके लिए कॉलेजेस हैं, गाइडेंस है, कोचिंग अवेलेबल है, बहुत अच्छी कोचिंग अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल क्वालिफिकेशन अगर आप हासिल कर लेते हैं, वो भी एक टाइम पे आपने हासिल कर ली, दैट्स ऑल। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का प्रोसेस भी एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो दो प्रोसेस हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, ये ना ख़त्म होने वाले हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है जी। ये चलते रहेंगे थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इवन लाइफ टिल डेथ। तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग का आउटकम क्या होगा? आउटकम से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस है आपका, जिस तरह फॉर एग्जांपल यू पीपल आर लाइक रॉ मटेरियल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। और ये जो सीए फार्म है, ट्रेनिंग जहां आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक समझे प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप इस रॉ मटेरियल को एंटर करेंगे, उसमें अदर मटेरियल ऐड होंगे, गाइडेंस के, मेंटोरिंग के। उसके बाद वो जो आउटपुट है मार्केट में जाएगी आर्टिकल्स के बाद, वो आप लोग एक फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में सामने आएंगे। तो इसका क्या आउटकम होगा बताइए जी। अभी समरीन आप बताइए। ये थोड़ी सी मैं Sir, इस सेशन का मकसद है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें। सिर्फ ये नहीं कि मैंने जवाब देना है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपका अपना माइक ठीक कर लें, क्योंकि आपसे मैंने पूछना है। बताइए। सर एक मतलब आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं और आप अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ ग्रूम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये चीज़ें इन द एंड ऑफ द डे आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं पर फर्म में इंटरनेशनली और नेशनली रिकग्नाइज करवाती हैं। ठीक है जी, ओके। आप बताइए वो बकर, आपके जहन में यही जवाब है या कोई डिफरेंट जवाब है? यही जवाब है। यही जवाब है। अच्छा, साद बिन सिराज, आपके जहन में कोई डिफरेंट जवाब है इसका? जी जी यही है। सर। मैंने कहा जी वो जो आउटकम क्या होगा, आउटकम आप लोग हैं, उसको हम क्या कहेंगे?
सवाल पे जरा गौर करें, जो आपने बताया इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम आप लोग हैं, वो उसको हम क्या कहेंगे, उस आउटकम को क्या कहेंगे? जी, लगता लाइट आ गई है। हाँ जी। अच्छा, इसलिए बाकी ना वो लाइट काफी तेज हो गई। अच्छा, ओके, चलें जी। इसका आउटकम ये है कि यू पीपल विल बी एबल टू बिकम ए सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर हम कैसे, फॉर एग्जांपल CFO, डायरेक्टर, CEO, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डेफिनेटली आप लोगों में से ही बनते हैं ना। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो आजकल ICAP काउंसिल मेंबर भी हैं, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। हमारे पास गवर्नर रहे हैं, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इसी तरह बड़ी बड़ी की पोजीशन पे बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो वो जो प्रोडक्ट है वो आप लोग होंगे, और आप लोग एक अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनेंगे और डिफरेंट की लीडिंग पोजीशंस पे पहुंचेंगे। दिस इज द आउटकम। ठीक है जी, पता आपको, आप लोग इन बातों का है लेकिन आपके जहन में नहीं आ रही। एम आई राइट? यस सर। इन बातों का पता लेकिन आपके जहन में नहीं आ रही। चलिए ठीक है जी। अच्छा, प्रोफेशनल और हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रोफेशनल अकाउंटेंट, फर्क क्या है? आपसे पूछ ही लेता है कोई। आप बताते हैं जी हम CA कर रहे हैं। CA क्या होता है जी? चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है। भाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो कहेगा जी प्रोफेशनल में और नॉन प्रोफेशनल में फर्क क्या है? तो यू हैव टू एक्सप्लेन, पता होना चाहिए आपको। कोई पूछ लेता है आपसे क्या फर्क है, समझिए, आप बताइए। आज पढ़ने पड़ गए सब लोग हैं जी। बातें मुश्किल नहीं है, ये बातें मुश्किल नहीं है, आपके जहन में नहीं आ रही। बहरहाल ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, बताएं क्या मत आपके जहन में, क्या आपको सर क्या यही पता? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि लाइक प्रोफेशनल अकाउंटेंट एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, जबकि नॉन प्रोफेशनल अकाउंटेंट मुझे लगता है सिर्फ इंटरनल ही हो सकता है। एजुकेशन का, ये जो डिग्री आप का बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, ये जो आप नहीं है। देखिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, उसमें CA भी आता है, उसमें ICM में भी आता है, ACCA भी आता है, PIFA भी आता है। अगर हम UK की बात करें, उसमें सीमा भी आता है, उसमें CPA भी आता है। ठीक है, अब उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस के पास एक्सटर्नली स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के राइट्स हैं, कुछ के पास नहीं है। इस तरह UK में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ACCA ऑडिट कर सकते हैं, सीमा ऑडिट नहीं कर सकते, उनकी डोमेन ही डिफरेंट है। ठीक है जी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो बताइए, आपने बता दी है मिस अमरीन, आपने अपनी राय दे जी दी। जी मैंने बता दिया सर। अब वो कर आप बताएं। सर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड है उसका जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ कंट्रीज में, उनके जो आगे मेंबर्स होते हैं उनको प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फॉर्मली कहते हैं। और जो थोड़ा सा इनके आप मेंबर्स नहीं थोड़ा होते, सा करीब करीब पहुंच गए, लेकिन आप जो है ना वो नाम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। चले ठीक है, ओके, आप बताएं साथ। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को ISA और IFRS का ज़्यादा नॉलेज होता है, उसके अलावा टैक्स का भी और कंप्लायंस वगैरह टैक्स सब कुछ का टैक्स नॉलेज का होता है। नॉलेज तो एक वकील को भी होता है। उसके अलावा टैक्सेशन इज कंप्लायंस नॉट वगैरह का पता टैक्सेशन इज होता है। नॉट द डिस्टिंग्विश पॉइंट। ओके, जो है ना अबू बकर थोड़ा सा करीब करीब पहुंचे हैं उस जवाब के, मैं आपको बता देता हूँ जी। प्रोफेशनल बॉडी है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो कि तमाम प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज को मॉनिटर करती है, उनके स्टैंडर्ड्स सेट करती है। तो जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी IFAC की मेंबर है, उसके जो मेंबर हैं वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहलाते हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान में ICAP है, ICMAP है, ACCA UK है, PIFA है, CPA AICPA USA है। ठीक है, एक तो ये फर्क है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज जो हैं वो अपने मेंबर्स को के नॉलेज को, स्किल्स को अपडेट रखती हैं थ्रू CPD एक्टिविटीज, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करती रहती हैं। अगर आप अपने CPD और पूरे नहीं करते या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं तो आपकी मेंबरशिप वापस भी ली जा सकती है। जबकि बाकी अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं लाइक MBA MCOM, आपने डिग्री ले ली, यूनिवर्सिटी दोबारा आपसे नहीं पूछती कि जी आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो डिग्री वापस नहीं देते, बट आपकी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी की मेंबरशिप आपसे वापस ली जा सकती है इन केस ऑफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने एज ए मेंबर परफॉर्म करनी है। ठीक है, क्लियर है जी? अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कल को मार्केट में पूछ लेता है आपसे आपके प्रोफेशन से हटके, तो यू शुड नो, आप एक्सप्लेन कर सके।
अच्छा जी, अब हमारा जो पहला एरिया है वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, कि हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, हमारी जो मेजर गुफ्तगू है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। बाकी जो दो टॉपिक्स है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के, वो बहुत थोड़ी सी डिस्कशन है, ठीक है। सो हम अब हमारा पहला मेरी सारी डिस्कशन में क्वेश्चन हैं आपके आगे, ठीक है जी। पहले मैं क्वेश्चन फेंकता हूँ, फिर उसके बाद आपकी राय लूंगा, फिर आगे चलूंगा। So what are the elements of professional training which are required to learn during period? ये भी समरीन आप बताइए। सबसे पहले जी बताइए, आप बताइए, लेडीज फर्स्ट। जी बताइए। सर, आपको जो भी आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अप टू डेट होना चाहिए। और these are the most important factor, I guess. जी आप बताएं वो कर। अच्छा, इसमें ऑप्शन है, इसमें कम्युनिकेशन। आप 2 3 4 5 बता सकते हैं ऑप्शंस, कुछ उन्होंने बताई आप बता दें, आप उसमें को ऐड करना चाहेंगे जो इन्होंने बताया। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, क्लाइंट्स के साथ किस तरह डील करना है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स का ताल्लुक आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ है, ट्रेनिंग के साथ नहीं है। हम यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की आपको गाइडेंस नहीं देते, वो आपको खुद ही करनी होती है, ठीक है। उसका ताल्लुक ग्रूमिंग के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है, ट्रेनिंग के साथ नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की। जी और कोई आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड्स और आईएसए वगैरह की। अच्छा, स्टैंडर्ड और आईएस का ताल्लुक आपकी आईकैप के एग्जामिनेशन के साथ है। वो भी हम एग्जाम ट्रेनिंग में आपको यहाँ क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप यहाँ तो हमने प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपने एग्जाम से लेना है, ठीक है। अच्छा, ये है जी वो चीजें जिनको आपने सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो इस ट्रेनिंग का फायदा कोई नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सबसे की एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एलिमेंट क्या है, डिसिप्लिन है। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड रिलेटेड स्किल्स हैं। जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, जिस भी आप टैक्स में काम कर रहे हैं, ऑडिट में कर रहे हैं, एडवाइजरी में कर रहे हैं, तो उसकी जो रिलेटेड स्किल्स हैं, जो टूल्स आपको चाहिए, एक्सेल है, वर्ड है, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है, अदर सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, इसके अलावा FBR के रिलेटेड फाइलिंग के हवाले से कुछ जो भी टूल्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर, उनका पता होना चाहिए आपको, और थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। ये की एलिमेंट्स हैं आपकी ट्रेनिंग के, जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग जो आपने यहाँ पे लर्न करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज की। बेसिकल नॉलेज को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, 2 में नहीं करता। नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग है जी कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। यहाँ मैं एक और चीज ऐड करूंगा, एक होता है आपका एकेडमिक नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का आप प्रैक्टिकल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज। एकेडमिक नॉलेज का आपके सिलेबस से ताल्लुक होता है। कोई सिलेबस आपको दे दिया गया है और आपको बता दिया कि ये आपका सिलेबस है, ये आपका एग्जाम होगा, 50 मार्क्स लेने आप पास हो जाएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज का आपके सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी थ्योरी अगर आपने कंसल्ट करनी है, कता नजर इसके कि आपने वो एग्जाम में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, पास किया हुआ कि नहीं किया हुआ, इसका ताल्लुक उससे नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है? कोई अगर आपका क्वेश्चन हो, साथ साथ उसको आप रेज करते जाएं। कोई भी आपके माइंड में बात आती है, साथ साथ जरूर पूछें, उसको एंड पे ना लेके जाएं, ठीक है। ओके जी। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन? हमने बात की डिसिप्लिन की, प्रैक्टिकल नॉलेज और रिलेटेड स्किल्स की, थ्योरेटिकल नॉलेज की बात की। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, कि डिसिप्लिन के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपने, जिसका अपने आप को आपने हैबिचुअल बनाना है। सबसे पहले चीज है यहाँ पे इस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में आपने अपने आप को हैबिचुअल बनाना है डिसिप्लिन का। अब डिसिप्लिन में क्या क्या आता है बताइए। पंक्चुअलिटी। जी बिल्कुल, आपने बड़ा सही आंसर दिया कि पंक्चुअलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला पॉइंट है। और क्या क्या आता है इसमें? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी रट्टा लगाया हुआ लगता है आपने स्टैंडर्ड्स को। अच्छा, वैसे इसमें ये भी आपने सही जवाब दिया। और आपका पेपर ऑडिटिंग का तो नहीं है जो रहता है? नहीं सर, आर्ट सर। अच्छा अच्छा, कौन सा रहता है पेपर उसमें आपका? भी तो है ना ये चीजें। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है।
इस वजह से लेकिन वहां याद करने की हद तक है, याद किया और एग्जाम में प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ आपने समझना है कि इंटेग्रिटी है क्या और उसको जी अप्लाई कैसे करना है। जी। ठीक है जी, और आप बताएं अबू बकर। मेरे भी जहन में सर यही थी। अच्छा, दो ही बातें हैं सर, आप बताएं। ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। जी, प्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल सही है, ये भी सही जवाब है। और ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, अब स्टैंडर्ड के साथ वो उन्होंने स्टैंडर्ड को रिकॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है जी, हाँ जी, प्रोफेशनल ड्यू केयर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड ड्यूटी। ओके जी, कॉन्फिडेंशियलिटी। जी बिल्कुल, ये भी आपने सही कहा। नॉर्मली इसका स्टूडेंट आंसर जो आप कम ही देते हैं। अब आपको आइडिया हो गया ना कि वो जो 3-4 पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं। ठीक है, दैट्स गुड जी, गुड। अच्छा, जी चलो हम डिस्कस करते हैं आगे। पंक्चुअलिटी, जो आपने सही जवाब दिया। फॉर्मल एंड एग्जेक्टिव स्टाइल ड्रेसिंग, इसको आप स्किप कर गए, ये भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। फॉर्मल एंड एग्जेक्टिव स्टाइल ड्रेसिंग भी आपके डिसिप्लिन का हिस्सा है। प्रोफेशनल बिहेवियर भी आपके डिसिप्लिन का हिस्सा है। जी सर। कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपके डिसिप्लिन का हिस्सा है। प्रोफेशनल ड्यू केयर भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, हायरार्की को फॉलो करना है, काम की जी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को फॉलो करना है। दीज ऑल कवर्स डिसिप्लिन। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। पंक्चुअलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप पंक्चुअल नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को इसका हैबिचुअल बनाना है। अगर आप इसका हैबिचुअल अपने आप को नहीं बनाएंगे थ्रू आउट योर प्रैक्टिकल लाइफ, आप हैबिचुअल नहीं बन सकेंगे। नुकसान आपका अपना है। ठीक है, मैंने ये चीज देखी है, जो लोग सीए आर्टिकल्स में अपने आप को पंक्चुअल नहीं बनाते, वो थ्रू आउट योर प्रैक्टिकल लाइफ एक हैबिट डेवलप हो चुकी होती है 3-4 साल में, वो फिर सारी जिंदगी साथ नहीं छोड़ती। हैबिट अच्छी डेवलप कर लें, बुरी डेवलप कर लें, ये आपके ऊपर। फॉर्मल एंड एग्जेक्टिव स्टाइल ड्रेसिंग, अब ड्रेसिंग के हवाले से डेफिनेटली फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है? ड्रेसिंग 3 तरह की होती है, कैजुअल होती है, फॉर्मल होती है, और एक होती है पार्टी वियर। ठीक है ना, आपने यहाँ पे कैजुअल ड्रेसिंग करनी है जो घरों में करते हैं, पार्टी वियर भी नहीं करनी, वो बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट पार्टीज में, सॉरी, डिफरेंट पार्टीज में आप वो ड्रेसिंग डिफरेंट होती है, चाहे वो मेल्स की हो चाहे फीमेल्स की हो। तो फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। फॉर्मल ड्रेसिंग बड़ी सिंपल होती है। मिस समरीन बेहतर समझती होंगी कि एयरलाइंस में जो स्टाफ होता है, एयर होस्टेस वगैरह होती है, तो उनकी ड्रेसिंग फॉर्मल होती है। मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। जी अगर ऐसे ही है, हम ऐसे ही है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स की अगर हम ड्रेसिंग देखें, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो एयर होस्टेसेस हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस की, अगर हम ईस्टर्न स्टाइल ड्रेसिंग की बात करें, उनकी ड्रेसिंग फॉर्मल होती है और बड़ी सिंपल होती है। इसी तरह अगर आपने फॉर्मल ड्रेसिंग देखनी है, किसी सेलिब्रिटी को आपने आइडलाइज करना है, उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आप ड्रेसिंग देखिएगा, उनकी तस्वीरें देखिएगा। ठीक है, ट्रू। इसी तरह आप हिना रबानी खर साहब है, उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, बहुत अच्छी होती है। मरीम नवाज साहबा की ड्रेसिंग देखिएगा, वो बड़ी सिंपल और फॉर्मल होती है। ठीक है, ये मुख्तलिफ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दी हैं। उसमें खवातीन का एक चीज जो बड़ी है, जो है ना, जो हैबिट, जो जिसका में वो बेनिफिट एडवांटेज लेती हैं, वो ये है गर्मियों में चप्पल पहनती हैं। तो वो भी ठीक है जी। तो जो शूज है ना खवातीन के, शूज भी मतलब प्रॉपरली ऑफिस शूज होने चाहिए ना, पार्टी वियर हील, लंबी हील होनी चाहिए, टिक 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 की आवाज आए, और ना ही बहुत ही कैजुअल किस्म की चप्पल होनी चाहिए, जो कि खवातीन अक्सर गर्मियों में एडवांटेज ले लेती हैं इस चीज। कवर्ड शूज होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिस अमरीन, आपको बेहतर समझती हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसको अपनी फीमेल स्टाफ को गाइड करें कि श्योर ये इतना सर। कैजुअल स्टाइल चप्पल ऑफिस में ना पहने। ठीक है जी, तो मैं एक पॉज ले रहा हूँ। अभी कॉल मुझे आई थी, मैं अभी अभी आपसे रब्ता करता हूँ।
जी अवेलेबल हैं आप सब लोग? जी सर। हाँ जी, ओके। तो जिस टाइम आप बात ना करें तो माइक अपना ऑफ कर लें ताकि वो डिस्टॉर्शन ना हो। जिस टाइम बात करनी उस टाइम माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, तो जी हम बात कर रहे थे पंक्चुअलिटी, फॉर्मल स्टाइल, ड्रेसिंग की। तो थर्ड चीज इज बिहेवियर। बिहेवियर डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी पीयर्स हैं आपके, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे वो आपके पीयर्स हैं, चाहे ऑफिस बॉय है। अब बिहेवियर ओवरऑल बड़ा हर जगह नोट किया जा रहा होता है। इवन जब आप क्लाइंट्स पे जाते हैं तो वो लोग आपका बिहेवियर नोट करते हैं, तो आपकी एक मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता एक परसेप्शन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आप काम में जितने मर्जी अच्छे हैं, आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कोई भी इदारा जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता, इन्वायरमेंट खराब होता है। कोई भी इदारा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मिसबिहेव करे या एनवायरनमेंट खराब करे। तो इसका आपने ख्याल रखना है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, आपके ज़हन में क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, थोड़ा बताइए मुझे। मिस समरी आप बताइए। सर कॉन्फिडेंशियलिटी एक तो जो हमने बुक्स में पढ़ी है, उसके अलावा भी आई गेस कि आप जब एक फर्म ज्वाइन करते हैं या कोई भी आपकी वर्क प्लेस होती है, तो जो आपके कोलीग्स होते हैं, दे बिकम अ फैमिली टू यू। So you also have to maintain confidentiality among each other as well, I guess so, because इससे ठीक है, आप एक रिस्पेक्ट भी अपनी ओन करते हैं। और नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छा चलें आप थोड़ा सा किस हवाले से कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन करनी है? हम तो ऑफिस की मैं बात कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर चलेंगे तो एक बुक से रिलेटेड बात है, which we have to बुक्स obey and follow। जो बुक्स में लिखा हुआ है ना वो सही लिखा हुआ है। हाँ जी, उसको समझने की जरूरत है क्या, मतलब क्या है इसका, मतलब आपने हाउ टू अप्लाई कॉन्फिडेंशियलिटी व्हाइल वर्किंग इन ए फर्म, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप यहाँ काम करें या कहीं भी काम करें। जी आप बताएं, वो कर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर जिस भी आप क्लाइंट पे काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो आप अपने कोलीग्स के साथ नहीं शेयर कर सकते। इवन के आप कंसर्न पार्टनर के साथ ही शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑडिट में हैं तो आप एडवाइजरी के पार्टनर के साथ जाएं या टैक्स के पार्टनर के पास जाएं। इसी तरह ये बातें किसने बताई आपको? ये वैसे नॉर्मली स्टूडेंट नहीं बताते, आप फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट वन। आपकी वीडियो देखी थी सर यूट्यूब के ऊपर ही, अच्छा अच्छा पहले अच्छा अच्छा, ओरिएंटेशन। हो गया। अच्छा, पेपर आउट हुआ है। अच्छा दैट्स गुड। ये आपने कब देखी है? जब मैंने ज्वाइन की थी उससे एक दिन पहले। अच्छा, किसी और को भी सजेस्ट किया आपने? नो सर। अच्छा चले, बहरहाल मैं ये जो वीडियोस हैं वो रिमूव करके आज इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड करूंगा। यू कैन रिकमेंड टू एवरीवन। मकसद ये है कि ये बातें जेनेरिक हैं कि आप कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, इवन आउटसाइड पाकिस्तान, ये बातें बड़ी कॉमन सी जेनेरिक सी बातें। अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, ऑफिस से बाहर या क्लाइंट से बाहर तो बिल्कुल नहीं करनी। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है या ऑफिस की इंफॉर्मेशन है, वो आपने जो आपके रेलेवेंट मैनेजर्स हैं, रेलेवेंट सीनियर्स हैं, जो पार्टनर, उनसे डिस्कस करनी है। अदर देन उसके अलावा किसी से डिस्कस नहीं करनी है। आपने सही कहा है, इवन आपने दूसरे पार्टनर से भी नहीं करनी, दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी नहीं करनी। तो ऑफिस के बाहर, घर पे, दोस्तों से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये कहीं भी आप काम करें, चाहे किसी सीए फर्म में काम कर रहे हैं, आपने आर्टिकल्स कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। क्लाइंट का ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होता अगर आप इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते, और इट्स हाईली अनएथिकल टू डिस्कस एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद अदर पर्सन। ठीक है जी, ओके जी। सो प्रोफेशनल ड्यू केयर की हम बात कर रहे हैं। कोई भी असाइनमेंट दी जाए, आपने बहुत ही प्रोफेशनल ड्यू केयर के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ उस पर काम करना है। एफिशिएंसी भी दिखाएं, इफेक्टिवनेस भी दिखाएं। इतनी एफिशिएंसी ना दिखाएं कि आपका काम गलत हो जाए, इतनी भी इफेक्टिवनेस ना दिखाएं कि आप बहुत ही स्लो पेस में काम करें और आपको ड्यू टाइम से ज़्यादा टाइम ले लें। ठीक है जी। एंड व्हाट इफ वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। व्हाटएवर टास्क इज असाइंड टू एनीवन, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट हायरार्की की अंडरस्टैंडिंग क्या है आपके ज़हन में? मिस अमरीन आप बताइए।
चेन ऑफ कमांड लाइक चेन ऑफ कमांड तो अब आपने आर्मी वाली इस बात तरह नहीं, वो एक्चुअली वो ये टर्मिनोलॉजी चलती है वहां पे हमारी सही कह रहे हैं। आर्म फोर्सेस में, सिविल दारों में नहीं चलती चेन ऑफ कमांड। नहीं सर, एक्चुअली हायरार्की बेसिकली यही है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। लाइक आपके इदारे की जो ऑर्गेनोग्राम है उसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं। कि आपकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है? इफ यू आर अ जॉब असिस्टेंट, ठीक है जी, या जूनियर है, सेमी सीनियर है, आपका जॉब इंचार्ज कौन है? जॉब इंचार्ज है तो आपका सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर है तो आपका मैनेजर कौन है? मैनेजर है तो आपका पार्टनर कौन है? पार्टनर है तो आपका मैनेजिंग पार्टनर कौन है? चेयरमैन साहब को कौन रिपोर्टेबल है? ठीक है, तो आपने उस अपनी हायरार्की को फॉलो करना है, इधर उधर को डिस्कस नहीं करना। आपने कोई भी इश्यूज हैं आपके, तो आपने अपनी हायरार्की को फॉलो करना है, उस बाईपास नहीं करना अपने सीनियर को, या इश्यूज को किसी और से डिस्कस नहीं करना, उसी हायरार्की को फॉलो करना है आपको। वट एवर योर डिपार्टमेंट इज, वट एवर योर डोमेन इज, आपने उस हायरार्की को फॉलो करना है। उसके बाद फर्म्स की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं, चाहे वो रिटर्न हैं चाहे वो रिटर्न नहीं है, बता दिए गए हैं आपको, आपने फॉलो करना है। उसके लिए कहीं पर रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑफिस का टाइम क्या है? 9:30 to 6। पता है ना आपको? जी सैटरडे को हाफ डे है, यस Yes. सर। बता दिया गया आपको? ये आपको कहीं लिखा, कहीं किसी मैनुअल में या हार्ड फॉर्म में लेटर की शेप में लिख के तो नहीं दिया गया? अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। आपने एग्जेक्टिव स्टाइल ड्रेसिंग को फॉलो करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर को फॉलो करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो करना है, प्रोफेशनल ड्यू केयर को फॉलो करना है। दीज आर पॉलिसीज, आपने फॉलो करना है, ठीक है। इसके लिए कहीं रिटर्न होना जरूरी नहीं है कि हम आपको लिख के रिटर्न दें साइन करके। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी इमरजेंसी प्लान्ड लीव्स हैं या नहीं है। उसके लिए आपने किससे बात करनी है? लीव्स आपकी इमरजेंसी लीव्स होती हैं, आपने किसको इन्फॉर्म करना है? प्लान लीव्स शुड बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन, एग्जाम लीव शुड बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन। ये 3 तरह की लीव्स हैं। या सिक लीव्स हैं, सिक लीव शुड बी फॉलोड बाय एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। ये प्रोसीजर हर जगह चल रहे हैं, बट आपको बताने का मकसद ये कि कल आप ये ना कहें जी हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया था। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको, और ये प्रोसीजर हर इदारे में होते हैं। तो किस सुपरवाइजर से मैनेजर से आपने बात करनी है, वही हायरार्की को फॉलो करना है आपको। अच्छा, यू हैव टू बी श्योर कि आपने अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को किसके साथ कम्युनिकेट करना है। वही बात, हायरार्की को फॉलो करें, इधर उधर आपने डिस्कस नहीं करना। अपनी हायरार्की को फॉलो करते अपने इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है आपने। नॉन प्रोडक्टिव और प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। क्यों जी, आपके ख्याल में नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस क्या हैं और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या हैं? बताइए साथ, आप बताइए। लाइक हम प्रोफेशनल अगर कोई काम करते हैं, लाइक हम एट क्लाइंट, तो अगर मुझे कोई काम देखे तो वो काम करूँ, उसके अलावा मैं और कोई काम ना करूँ जिससे मुझे फायदा ना हो। जो मुझे कमांड किया गया मैं उसे फॉलो करूँ। नहीं, आप अपने फायदे की बात करें, साथ के फायदे की बात भी करें ना। चलें, गॉट इट। आप बताइए मिस अमरीन और बोकर। सर नॉन प्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस लाइक अगर आप किसी क्लाइंट में हैं या आप अपने जॉब टाइमिंग में भी हैं, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वर्कलोड है, तो इंस्टेड कि आप गप्पे शप्पे लगाएं या चाय शाय पिए हर वक्त, तो आप अपने पहले काम को आप मुझे हाईलाइट करें, मैं चाय पी रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये मैं काम जरा तो दिमाग में पी अपने रहा हूँ। काम जो है वो पहले अगर हम खत्म कर लें तो। चलें, ओके, गॉट इट। चलिए, मैं आपको इसको मैं अपना आइडिया दे देता हूँ। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका फोकस 2 चीजों पे है। एक आपकी ट्रेनिंग पे है, जो जिस पर्पज के लिए आप आए हैं। आपने फारिग नहीं बैठना, कोई ना कोई आपने अपने ऑफिस टाइमिंग को यूटिलाइज करना है। ऑफिस टाइम को आपने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज करना है, और जो घर का टाइम है वो उसको स्टडीज के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसका कतन ये दो आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। आपकी जो डिस्कशन है ऑफिस में, वो या तो ऑफिस टाइमिंग ब्रेक्स में, ड्यूरिंग ऑफिस टाइमिंग, या तो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी डिस्कशन है ऑफिस टाइमिंग में, आप
अपने एकेडमिक्स डिस्कशन ना करें, वो आप ऑफिस टाइमिंग के बाद करें या ब्रेक में करें। ऑफिस टाइमिंग में जो आप काम कर रहे हैं, जिस क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, उसके हवाले से डिस्कशन होनी चाहिए, ये प्रोडक्टिव डिस्कशन। इसके अलावा स्टडीज की डिस्कशन भी प्रोडक्टिव है अदर देन ऑफिस टाइम। इसके अलावा जो भी डिस्कशन है वो नॉन प्रोडक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा आप रिलैक्स ना करें, कोई आप कोई हेल्दी एक्टिविटी ना करें, कोई रिलैक्स करने के लिए कोई, बट वो डेफिनेटली आपने मैनेज करना है उसको। उसमें बहुत सारी शादियां और बहुत सारी जो इवेंट्स हैं आपको सेक्रीफाई करने पड़ेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, अपने ऑफिस के लिए, ठीक है, तभी जाके आप करियर अपना बिल्ड कर अपना बना पाते हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है, मतलब को आपने फॉर एग्जांपल रिलैक्स करना है, वीकेंड पे एक मूवी देखनी है, कोई फॉर एग्जांपल कोई रिफ्रेश होने के लिए कोई एक्टिविटी करनी है, कोई आपने कोई गेम करनी है, कोई वॉक करनी है, इससे नहीं बना करते। अब नॉन प्रोडक्टिव गेम, प्रोडक्टिव हमने बात कर ली। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपका फोकस है लर्निंग। अब आप कहते हैं जी कि हम किसी क्लाइंट पे जा रहे हैं जी, आपका इंटरेस्ट ये बिल्ड हो जी क्लाइंट ऐसा हो जहाँ पे टीएडी अच्छा मिलता हो, ठीक है जी, अच्छी चाय मिलती हो, अच्छा खाना मिलता हो, तो ये तो टेम्पररी है। अगर आपका फोकस ये है कि क्लाइंट का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइंट पे चाय कैसी मिलती है, खाना कैसा मिलता है, जनाब वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये टेम्पररी चीजें हैं। ये सोच भी नॉन प्रोडक्टिव है। सोच ये होनी चाहिए क्लाइंट पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है। ये मैटर नहीं करता कि क्लाइंट लिस्टेड कंपनी है या सोल प्रोप्राइटर है, इट डजंट मैटर। हो सकता है किसी लिस्टेड क्लाइंट पे भी आपकी अपॉर्चुनिटी ना हो, किसी फर्म में, किसी छोटी सी प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी में आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपने निकालनी है। तो दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव डिस्कशंस, ठीक है जी। आपका फोकस इन चीजों पे होना चाहिए, इधर उधर फजूलियात में नहीं होना चाहिए। अब ये एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप कभी किसी इस नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पढ़े तो आपको बता दिया जाएगा भाई ये आप अपने फोकस से हट रहे हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है, उसके अलावा बाकी सारे काम आपके लिए नॉन प्रोडक्टिव है। बट ये इस तरफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनका ध्यान चला जाता है, ठीक है जी। हमने उनको, हमारा काम है आपको गाइड करना एज ए मेंटोर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बड़ी कॉमन सी चीज है जी, कंपैरिजन ऑफ फर्म विद अदर फर्म्स, ठीक है जी, कंपैरिजन ऑफ फर्म विद अदर फर्म्स। तो ये बनता नहीं है। अब आप अगर करेंगे तो अपना नुकसान करें, क्योंकि आपने ये कंपैरिजन फर्म ज्वाइन पहले से करना, ज्वाइन करने से पहले करना चाहिए था, उसके बाद करने का फायदा नहीं, ठीक है। डिस्कशन एंड असेसमेंट अबाउट डिफरेंट पर्सनैलिटीज विद इन और आउटसाइड फर्म, पर्सनैलिटीज के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी नॉन प्रोडक्टिव डिस्कशन है, ठीक है जी। देखें, पर्सनैलिटी हर एक इंसान अलग अलग बनाया अल्लाह ने, तो आपने आइडियाज डिस्कस करने हैं, पर्सनैलिटी डिस्कस नहीं करनी है। वो कहते हैं पुअर पीपल डिस्कस आइडियाज, सॉरी, पुअर पीपल डिस्कस पर्सनैलिटीज एंड ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज। अब आपने किस कैटेगरी में आना, डिसीजन आपके पास, ठीक है। अबू बकर, आप तो ये बातें आपको लग रही है मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने पहले सुनी हुई है, एनी हो तो सर काफी दिन हो गए सर। आज सुने हुए, हाँ ये बातें सुनते रहने चाहिए बार बार, एनी हो तो। अच्छा, ये नई चीज है, ये उन स्लाइड्स में, उस प्रेजेंटेशन में नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मुझे रियलाइज हुआ, ये डॉक्यूमेंट देखा हुआ आप लोगों ने पहले? जी सर। देखा हुआ है, शायद आपने देखा हुआ है। देखा हुआ लेकिन मुझसे रीड नहीं किया। हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लें, आपके पास होना चाहिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ने वाले और समझने वाले, वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ, जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं। ये आईकैप का डॉक्यूमेंट है, फर्म्स भी बाउंड हैं इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करने के लिए, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, और स्टूडेंट्स भी बाउंड हैं, ठीक है। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट का जो क्लॉज 8 है, लीव सर्विस ब्रेक वर्किंग आवर्स, ये मैं अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने पढ़ लेना इसको। क्लॉज 8 लीव्स के हवाले से है, वर्किंग आवर्स के हवाले से। क्लॉज 8 ओके। आईकैप की जो ट्रेनिंग रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस हैं, डायरेक्टिव 1.03, इसकी जो क्लॉज 8 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये है, इसको पढ़ लें आप, और इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, और फॉर्म भी इसको फॉलो करेगी। उसके बाद ये क्लॉज 8 ही चल रही है, ठीक है, दिस इज ऑल क्लॉज 8 सेक्शन, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद है उसकी क्लॉज 10, उन रेगुलेशंस की क्लॉज 10 है कि आपका ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट हो सकता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप कहें हमें पता नहीं था, इट मींस कि आपने
ये रेगुलेशंस पढ़ी नहीं है तो पढ़ना जरूरी है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी रेगुलेशंस में एक आप ये क्लॉज 10 चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसी जो ट्रेनिंग रेगुलेशंस में ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक टेम्पलेट दिया है जो आपने साइन करना है। उसमें 3 पार्टीज होती हैं, आईकैप, फर्म और आप, ये 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है उस एग्रीमेंट की, ये जो देख रहे हैं ये क्लॉज 7 है उस एग्रीमेंट की, जो आपका ट्रेनिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। मेरे सामने प्रैक्टिकल केसेस आए हैं, कुछ स्टूडेंट ने इनकी नॉन कंप्लायंस की और उन्हें हाईलाइट किया गया, भाई आप इस क्लॉज की नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर हमने पढ़ा ही नहीं। मैं क्यों नहीं पढ़ा, आपकी गलती है, आप एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और आपने पढ़ा ही नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े बगैर साइन नहीं करना चाहिए। इस पूरे क्लॉज 7 की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज, 2 क्लॉजेस बड़ी इंपॉर्टेंट, बाकी भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आप एज ए आर्टिकल स्टूडेंट यू आर नॉट अलाउड टू पब्लिक प्रैक्टिस एज ए पब्लिक अकाउंटेंट। ये क्लॉज 5 है, सब क्लॉज 5 है, नॉट प्रैक्टिस एज ए पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है जी। एंड नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये क्लॉज बड़ा जानना जरूरी है कि आप ऑफिशियली यानी एज ए पब्लिक अकाउंटेंट, एज कंसल्टेंट काम नहीं कर सकते। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा फर्म के साथ। हाँ, प्राइवेटली डेफिनेटली आपने पढ़ना है, प्राइवेटली आपको ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते हैं, कोई और आप किसी अपने फैमिली बिजनेस में किसी की हेल्प कर देते हैं, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आता। किसी बिजनेस में आपने प्रॉपर्ली इंगेज नहीं होना और आपने एज ए पब्लिक अकाउंटेंट काम नहीं करना। आर्टिकल्स के बाद जो मर्जी करें, ये आर्टिकल्स तक का आपके ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से ये क्लॉजेज एग्रीमेंट में है। अच्छा, ये मैंने बात कर ली नॉलेज के हवाले से, ये आप डिस्कशन हो गई हमारी। सो व्हाट आर द एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम नॉर्मली आप ये देख रहे हैं कि ये एरियाज हैं जिनमें स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमने यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ वन बनाना है, जैक ऑफ ऑल नहीं बनाना। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन सारी डोमेन्स में ट्रेनिंग ले लें ड्यूरिंग आर्टिकल्स, ये पॉसिबल नहीं है। और मार्केट में जैक ऑफ ऑल की वर्थ भी नहीं है, मास्टर ऑफ वन की वर्थ है। आपने मास्टर ऑफ वन बनना है जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, तभी आपकी वर्थ है मार्केट में हर एक की। अब हमारे प्रोफेशन में भी स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है। उसके बाद हाउ टू इंप्रूव योर प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड रिलेटेड स्किल्स, कैसे इसको इंप्रूव करना है। इसका तरीकाकार ये है कि अपनी एक डायरी मेंटेन करें, अपना रेफरेंस मटेरियल मेंटेन करें, डिफरेंट जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, अपना एक डायरी कैरी करने की हैबिट बिल्ड करें। वो डायरी आपकी अपनी होनी चाहिए। ऑफिस में राइटिंग पैड अगर आप यूज करेंगे तो वो कभी आपके हाथ में है, कभी किसी के हाथ में है, ठीक है। कोई क्यूरीज हैं आपकी, कुछ आपने कुछ कोई आपने टू डूज कोई काम करना है, प्लानिंग करनी है, वो लिखें क्लाइंट के हवाले से। कोई क्यूरीज हैं आपके ध्यान में, वो नोट करें। और अपनी एक फाइल बना लें अपने लैपटॉप में या हार्ड कॉपी में मेंटेन कर लें उसको। तो जो भी रेफरेंस मटेरियल उसकी आप फोल्डर्स बना लें, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईटी, ईआरपी, टैक्सेशन, जो भी आप रेफरेंस मटेरियल लें उसको साथ साथ उसमें आप डंप करते जाएं। ये सारा रेफरेंस मटेरियल दैट विल बी एन एसेट थ्रू आउट योर प्रैक्टिकल लाइफ। उसमें से जो जो आउटडेट हो गई चीजें वो खत्म कर दें। टैक्स लॉज हैं या कंपनी लॉ है, जो अपडेट हो जाए, आईएफआरएस फ्रेश लेटेस्ट अपने पास, उसमें आपके पास वो नॉलेज बैंक होना चाहिए आपके पास। इसी तरह और ऑलवेज ट्राई टू कंसल्ट बुक्स एंड corroborate theoretical knowledge with your practical knowledge। corroborate जरूर करें। यहाँ हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रीजनिंग है, वो आपने उसको जानना है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये कोई आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है, सेल्स टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है, या इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, ठीक है। तो कोई ना कोई रीजन या लॉजिक हर चीज के पीछे है, आपने उसको ढूंढना है और अपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को कोलैबोरेट करना है आपने, ठीक है। तभी आप इंप्रूव कर सकते हैं
अपने प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटेड स्किल्स को। रिलेटेड स्किल्स आपके लिए कौन कौन सी चाहिए किसी भी डोमेन में, वो जानना बड़ा जरूरी है। एक मिनट में, ये लैपटॉप की बैटरी कम हो गई है। ये अभी तक क्यूरी है आपकी इस हवाले से? अभी तक आप लोगों में कोई क्यूरी है अब तक हमने जो बात की है? नो सर। अच्छा, ओके ओके जी, राइट। अच्छा, अब हमारी जो ट्रेनिंग के हवाले से डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि हमारी अब आपकी कोई क्यूरी है? अबू बकर, मिस अमरीन और साद, आपकी कोई क्यूरी है इस हवाले से? नो सर, थैंक यू sir. सो मच। ओके ओके। सर अच्छा जी, हम आ जाते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। अब ये लास्ट 2 स्लाइड है हमारे पास। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑलवेज अपडेट विद थ्योरेटिकल नॉलेज थ्रू सेमिनार्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता रहेगा। ये आपने देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके वेबिनार्स भी हैं, फ्री मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, फेसबुक पेजेस पे, आई कैप की है, ICM में है, ACCA है, ICW है, पिफा है, बहुत कुछ है। तो ये आपने डिपेंड करना है, मतलब ये आपकी थ्रस्ट आपके अंदर होनी चाहिए, आपने कुछ सीखना है। तो दैट्स ऑल योर, दिस इज योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और ये हर एक के लिए जरूरी है। ठीक है जी। और दिस इज लास्ट अबाउट प्रोफेशनल ग्रूमिंग। अपन ग्रूमिंग में क्या आता है? ग्रूमिंग में आता है जी आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, किस हाउ टू रिलेट विद द पीपल, हाउ टू डील विद द पीपल, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मेजॉरिटी लोगों की वीक होती हैं, वर्बल और रिटर्न भी। प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, कल आपने जाना है किसी जॉब में, बोर्ड को आप प्रेजेंटेशन देते हैं एनुअल मीटिंग में या मंथली मीटिंग में, तो वो कैसे देनी है। CV राइटिंग एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स कैसी हैं। तो ये भी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो जरूरी हैं आगे प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर डिस्कशन। सो आप लोग बताइए, आप लोगों की कोई क्यूरी इस हवाले से, या एवरीथिंग इज ओके, क्लियर? बताइए। एवरीथिंग इज ओके, फाइन, ठीक है जी, क्लियर है? यस यस सर। चलो जी, ओके जी, लेट्स क्लोज आवर डिस्कशन। ये